जीतने वालों को मेरा सलाम। निर्माण एकेडमी में दिनेश गौतम मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों देखिए, आज का टॉपिक हमने चेंज कर दिया है। आज हम एक बड़े हॉट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है बादलों का फटना। तो मित्रों, आजकल के दौर में बारिश के समय में बहुत सारी हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर बादल फटते हैं। ऐसी घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होती हैं। याद रखना है, प्लेन क्षेत्रों में बादल नहीं फटते हैं या ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण। मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई है, वाष्पीकरण, संघनन, उष्मांक, आर्द्रता, बादलों का बनना, वर्षा का होना और बादलों का फटना, ये सबसे बाद में आएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले वाष्पीकरण। देखिए, वाष्पीकरण का तात्पर्य क्या है? जब पानी गर्म होता है तो उससे भाप बनती है। तो जो भाप बनती है, पानी से भाप का बनना ही वाष्पीकरण कहलाता है। तो आप समझ लीजिएगा, जब पानी से भाप बनती है, भाप बनने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और जो वाष्प है वो वाष्प धीरे धीरे हवा के अंदर जाती रहती है। अगली बात करते हैं, संघनन क्या है। देखिए, इसे समझने का प्रयास करते हैं। संघनन जो है, संघनन है वाष्प से द्रव बनने यानी पानी बनने की क्रिया, पानी बनने की क्रिया को संघनन होना कहते हैं। मित्रों, संघनन वर्षा का एक विशेष रूप है। याद रखना है आपको कि जब वाष्प से पानी बनेगा तभी बारिश होगी, उससे पहले बारिश किसी भी हालत में हो नहीं सकती। तो आपको याद रखना है कि वर्षा में संघनन का एक बहुत बड़ा रोल है। बिना संघनन के वर्षा नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं उष्मांक क्या होता है। देखिए, उष्मांक क्या होता है? उष्मांक क्या होता है? वह बिंदु, वह ताप, लेकिन ऐसा मान लेते हैं, वह ताप जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है, जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है, उसी को उष्मांक कहते हैं। भाप का तापमान का वह बिंदु जिस तापमान पर जाकर वायु संतृप्त हो जाती है। वायु के संतृप्त होने का तात्पर्य मतलब क्या होता है? वायु के संतृप्त होने का मतलब यह होता है कि वायु अब यहाँ से आगे और अधिक वाष्प धारण नहीं कर सकती है। इसका मतलब वायु के वाष्प धारण करने की क्षमता पहुंच चुकी है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर वह बिंदु जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है या जिस तापमान पर नमी 100% हो जाती है या सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, जिस तापमान पर वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, अर्थात यहाँ से आगे वायु में और अधिक वाष्प नहीं डाली जा सकती है। एक चीज का याद और रखना है आपको, कि गर्म वायु की वाष्प धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। गर्म वायु में वाष्प अधिक मात्रा में एकत्र कर सकती है गर्म वायु। ठंडी वायु में वाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है, अर्थात ठंडी वायु में वाष्प कम रुकती है। उसकी जो मात्रा है वायु की वाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है और गर्म वायु की ज्यादा होती है। ये हम समझेंगे। इसी के माध्यम से बारिश होती है कि जब बहुत अधिक वाष्प बनती रहती है और वो धीरे धीरे वायु में जाती रहती है और एकत्र होती रहती है। जब वायु के धरती के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती है तो उसमें जब वाष्प मिलती रहती है तो जब वह वायु बहुत सारी वाष्प को धारण कर सकती है। धीरे धीरे जब वायु हल्की होती है तो वो ऊपर चली जाती है वायुमंडल में और वहाँ पर बहुत सारी वाष्प एकत्र होती रहती है। एक दिन उष्मांक बिंदु आ जाता है, वायु क्योंकि ऊपर जाकर फैलती है और उष्मांक बिंदु आ जाता है। उष्मांक बिंदु आने पर जो वाष्प है
वाष्प के कण एक जगह एकत्र होना प्रारंभ कर देते हैं और उसी को बादल कहते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं, चलिए उषांक बिंदु आ गया तो मैंने समझा दिया क्या होता है उषांक बिंदु, इसे मिटा देते हैं। चलिए आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता देखते हैं आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता होती है वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता कहते हैं। तो वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। इसे ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता यहाँ पे मैंने बताया तो 100% हो जाती है, तो उसे उषांक कहते हैं। उषांक बिंदु पर ही सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है, आपको ये समझना है। तो वायु में जो उपस्थित नमी को आर्द्रता कहते हैं। अब बात करते हैं बादलों का बनना। देखिए बादल कैसे बनते हैं, इसे मिटा देते हैं। बादलों का बनना ये बड़ा ठीक से समझना है, हम लोग तब आएंगे बादलों का फटना क्या है। पहले समझ लीजिए बादल बनते कैसे हैं। देखिए वायुमंडल से बहुत सारी जल वाष्प जो है हवा में जाती रहती है। याद रखना है जो हवा धरती के संपर्क में आकर गर्म होती है वह हवा में बहुत सारी वाष्प धारण करने की क्षमता होती है। अभी मैंने बताया था गर्म वाष्प में ज़्यादा, गर्म हवा में ज़्यादा वाष्प रह सकती है, ठंडी हवा में कम वाष्प रह सकती है। तो जो गर्म हवा होती है धरती के संपर्क में आती है, गर्म हो जाती है, उसमें जलवाष्प चली जाती है। और जो जलवाष्प उसके अंदर चली जाती है तो क्योंकि गर्म हवा जो है वो हल्की होती है, लिख देते हैं समझ लीजिएगा, गर्म हवा जो है, गर्म हवा हल्की होती है, गर्म हवा हल्की होती है। और क्या है, गर्म हवा ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है। गर्म हवा ऊपर जाकर फैलती है, फैलती है तथा ठंडा हो जाती है, तथा ठंडा हो जाती है। यहां तक की बात आ गई, ठंडा हो जाती है। अब आप याद करिए थोड़ा सा उषांक क्या होता है। उषांक एक वह बिंदु होता है, उषांक एक वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर आकर उषांक बिंदु पहली बात तो ठंडक में पैदा होता है, ठीक है। उषांक बिंदु आ जाता है, उषांक बिंदु तक हवा ठंडा हो जाती है, ठंडा हो जाती है। उषांक बिंदु तक हवा ठंडा हो जाती है, हवा ठंडा हो जाती है। और इसकी जो जल वाष्प है, इसमें जो जल वाष्प है, जल वाष्प एक स्थान पर एकत्र हो जाती है, एकत्र होकर छोटे छोटे कण बना लेती है, छोटे छोटे मामूली से कण बना लेती है। जलवाष्प पे छोटे छोटे बहुत सारे कण एक जगह एकत्र हो जाते हैं, होकर छोटे छोटे कण बना लेती है, छोटे छोटे कण बना लेती है। और धीरे धीरे ये कण और बड़े हो जाते हैं क्योंकि उन पर जलवाष्प के और अन्य कण भी संघनित होने प्रारंभ हो जाते हैं। याद रखना है संघनन, मैंने अभी बताया था, संघनित होने प्रारंभ हो जाते हैं और वो कण थोड़े से मोटे मोटे हो जाते हैं। इस प्रकार से बनते हैं बादल। तो याद रखना है कि जलवाष्प बादल नहीं है। जलवाष्प जब ठंडी होती है और ठंडा होकर वो थोड़े बड़े बड़े कण बन जाते हैं, उन कणों को एक जगह एकत्र हो जाते हैं, उनको बादल के रूप में हमको दिखाई देते हैं, एक जगह इकट्ठे दिखाई देते हैं, तब उनको कहते हैं बादलों का बनना। अब याद करना है, अब आपको समझना है कि वर्षा कैसे होती है। वर्षा कैसे होती है, देखिए अभी हमने बात की वर्षा कैसे होती है, अब हम इस बिंदु पर आ जाते हैं। वर्षा इस प्रकार से होती है कि जो बादलों के छोटे छोटे कण बने थे और अधिक ठंडा होने से, और अधिक ठंडा होने से आप विज्ञान की भाषा में समझ सकते हैं कि उषांक से नीचे जब तापमान चला जाता है, तो जब उषांक से नीचे तापमान चला जाता है तो वो कण और बड़े बड़े हो जाते हैं। जब वो और बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो इतने भारी हो जाते हैं कि फिर वो हवा में नहीं रुक सकते, हवा में नहीं लटक सकते,
और वो नीचे गिरना प्रारंभ कर देते हैं जल के कणों के रूप में। अब आप समझिए, यहाँ से मैंने बताया संघनन का मतलब होता है, संघनन का मतलब होता है, संघनन का मतलब होता है वाष्प से जल बनना, वाष्प से जल बनना। और हमने बताया था कि एक बताया था हमने ऊष्मांक। ऊष्मांक एक टेम्परेचर है, एक बिंदु है जिस पर की और अधिक जलवाष्प रुक नहीं सकती। यदि उससे ज्यादा जलवाष्प हो गई तो वह पानी बनना शुरू हो जाएगी, यदि उससे नीचे टेम्परेचर आ गया तो और ज्यादा पानी बनना शुरू हो जाएगा। और यह टेम्परेचर यदि हिमांक बिंदु से नीचे आ गया, इसी तरीके से बनते हैं ओले। अगर हिमांक बिंदु से ऊष्मांक बिंदु नीचे आ गया तो वो जो पानी के कण थे, छोटे छोटे बिंदु थे, जो पानी की बूंदें बनी थी, उन पर और अधिक वो बूंदें जम जाती हैं और जम के वो बर्फ बन जाती हैं। और धीरे धीरे उन पर और जैसे टेम्परेचर नीचे गिरता रहता है, वो और अधिक बड़े बड़े बिंदु बन जाते हैं जो ओले बन जाते हैं, और फिर वो ओले के रूप में नीचे गिर जाते हैं बिंदु। ये क्रिया बहुत तीव्रता के साथ होती है। तो अब मैंने बताया, आपको समझ पाए होंगे आप कि बारिश कैसे होती है। दोबारा से छोटा मैं बता देता हूँ रिपीट करके। बारिश होने की प्रक्रिया कैसे होती है? जलवाष्प जाती है वायु के अंदर, वायु गर्म होती है, गर्म वायु ऊपर उठती है, ऊपर जाके गर्म वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी जब गर्म वायु ज्यादा जलवाष्प धारण कर सकती है तो ठंडी वायु ज्यादा जलवाष्प धारण नहीं कर सकती। ठंडी वायु में ज्यादा जलवाष्प नहीं रुक सकती, ज्यादा जलवाष्प नहीं रुक सकती। तो अब ये जलवाष्प कहाँ जाएगी? जलवाष्प का कुछ और बनेगा। तो मैंने बताया टेम्परेचर गिरता है ऊपर जाके, और यदि ऊपर जाके टेम्परेचर गिरता है तो जलवाष्प के छोटे छोटे बिंदु एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उन जलवाष्प के छोटे छोटे बिंदुओं को एकत्र होने से बादल बनते हैं। यदि तापमान और अधिक ठंडा होता है, यदि तापमान और अधिक ठंडा होता है, ऊपर जाके तापमान यदि और अधिक ठंडा होता है तो वो जल की बूंदें बन जाती हैं। यदि तापमान उससे भी ठंडा होता है तो वो ओले बन जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं, जो बर्फ के रूपों में गिरते हैं। तो यहाँ तक आ गया बादल कैसे बनता है, ठंडी हवा का क्या रोल है, गर्म हवा का क्या रोल है। अब हम लोग करते हैं बारिश। अब देखिए बारिश के प्रकार देखते हैं। तो हम ये देखते हैं बारिश, वर्षा देखिए वर्षा। तो वर्षा में एक बात आपको समझ लेनी है, वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की वर्षा, दूसरे प्रकार की वर्षा और तीसरे प्रकार की वर्षा। तो जो पहले प्रकार की वर्षा होती है उसे कहते हैं संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा। दूसरी जो वर्षा होती है वो होती है पर्वतकृत वर्षा, पर्वतकृत वर्षा। और जो तीसरी होती है वो होती है चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा। इन वर्षाओं को हमें समझना है ठीक से, कौन सी होती है संवहनी वर्षा। सुनिए गौर से, संवहनी वर्षा कौन सी होती है? जब वातावरण की वायु धरती के संपर्क में आकर गर्म होने लगती है, तो जब वो गर्म होने लगती है तो फिर वह ऊपर उठने लगती है। याद रखना है, गर्म चीज ठंड हल्की होती है, गर्म वायु हल्की होती है, तो वो ऊपर उठने लगती है। और जब वह वायु ऊपर उठने लगती है तो उसमें जो उपस्थित जलवाष्प है वो भी उसके साथ ऊपर चली जाती है। और जो ऊपर जलवाष्प चली जाती है वो ठंडी होती है, ठंडी होकर फिर वर्षा होती है। याद रखिएगा, यही इसी तरह की वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, गर्म वायु के साथ, गर्म वायु के साथ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गर्म वायु के साथ जो वाष्प ऊपर जाती है वह ठंडा होकर बारिश के रूप में नीचे आ जाती है, बारिश के रूप में नीचे आ जाती है।
और जब ऐसा होता है तो इसको संवहनी वर्षा कहते हैं। इसमें एक और कंसेप्ट आता है संवहनी धाराएं। जब हवा धरती के संपर्क में आती है तो हवा यहाँ पर गर्म होती है तो ऊपर उठती है, इधर से आती है तो भी ऊपर उठती है, ये ऐसे ऊपर उठती चली जाती है। ये जब बहुत तेजी के साथ उठती है तो इन धाराएं बन जाती हैं। इन धाराओं को कहते हैं संवहनी धाराएं। और संवहनी धाराएं जब बहुत तेजी के साथ ऊपर जाती हैं तो ऊपर जाके हवा एक साथ तेजी से ठंडी होती है और ठंडी होने के बाद बहुत भयंकर बारिश होती है। ऐसी सबसे ज्यादा बारिश विषुवत रेखा के आसपास होती है। तो हमने बात की संवहनी वर्षा। तो ये भी टॉपिक खत्म हुआ जा रहा है, संवहनी वर्षा खत्म हो गया। संवहनी वर्षा के बाद हम लोग करते हैं पर्वतकृत वर्षा। पर्वतकृत वर्षा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको सबसे ज्यादा समझना है। संवहनी वर्षा आपने समझ ली। आप ऐसे समझिए कि ये पर्वत है, इधर से हवाएं आ रही हैं, इधर से हवाएं आ रही हैं, ये आ रही हैं हवाएं, इधर से हवाएं आ रही हैं। ये हवाएं जब इस पर्वत से टकराएंगी तो ये हवाएं इस पर्वत से टकराकर ऊपर उठ जाएंगी। याद रखना है, ऊपर उठने से ही होती है बारिश। इनके साथ बहुत सारी जलवाष्प होती है, ये ऊपर उठ जाती हैं जलवाष्प को लेकर, फिर बादल बनते हैं और बादल बनने के कारण बारिश होती है। याद रखना। और ये बारिश यहीं पर होती है, पर्वत के इस साइड में ये बारिश होती है। तो जब जलवाष्प से लदी हुई हवाएं पर्वत से टकराकर ऊपर उठती हैं, ऊपर उठकर वो ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने के बाद बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद उष्ण बादल ठंडे और ठंडे होते हैं। और जब और ठंडे होते हैं तो उष्णांक बिंदु से थोड़ा सा नीचे आने के बाद जल के कण बन जाते हैं और इससे भयंकर बारिश होती है। इस तरीके की बारिश को कहते हैं पर्वतकृत वर्षा। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। जीके में ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस क्षेत्र को क्या कहते हैं। याद रखना, इस क्षेत्र को कहते हैं रेन शैडो। रेन शैडो क्षेत्र, रेन शेडो क्षेत्र कहा जाता है इस क्षेत्र को, जहां पर पर्वतकृत वर्षा होने के कारण पर्वत की दूसरी दिशा में बारिश नहीं होती है, उसे रेन शेडो क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। पर्वतकृत वर्षा भी हो गई, संवहनी वर्षा भी हो गई, पर्वतकृत वर्षा भी हो गई। और तीसरे प्रकार की वर्षा है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती, तीन ही प्रकार की वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा याद रखना है, चक्रवाती वर्षा। ठीक है, पहली बात तो चक्रवात के कारण आती है, ये वर्षा चक्रवात के कारण आती है। चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात क्या होता है ये समझ लीजिए। फिर चक्रवात क्या होता है। चक्रवात जो है घूमती हवा का एक क्षेत्र होता है। घूमती हवा का एक क्षेत्र होता है जिसमें भीतर यहाँ निम्न वायु दाब होता है, निम्न वायु दाब होता है और बाहर उच्च वायु दाब होता है, उच्च वायु दाब होता है। याद रखना है उच्च वायु दाब होता है। हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं, जहां पर ऐसा क्षेत्र बनता है उसको चक्रवात कहते हैं। बात खत्म हो गई। हम बात कर रहे हैं चक्रवाती वर्षा की। और दूसरा गुण है चक्रवाती वर्षा का। और दूसरा गुण क्या है चक्रवाती वर्षा का, याद रखना है कि गर्म वायु और ठंडी वायु याद रखना है कि टकराने के कारण ये पर चक्रवाती वर्षा होती है। इसमें जो ठंडी वायु है गर्म वायु को ज्यादा ऊपर की तरफ उठा देती है और ऊपर उठ के फिर भयंकर बारिश होती है। ये तीसरे प्रकार की वर्षा हो गई। आप नोट बना लेना इसके छोटे छोटे। अब हम बात करते हैं अंत में। अब आपने समझ लिया बादल कैसे बनते हैं, फिर वर्षा कैसे होती है, और उससे पहले वाष्पीकरण और संघनन आदि ये सब चीज़ आपने सीख ली। अब आप देखिए किस प्रकार से बादल फटते हैं। देखिए एक बात का याद रखना है, बादल फटने का क्या मतलब है। बादल फटने का क्या मतलब है, बादल फटने का मतलब है अधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा। दूसरी बात और क्या है, अत्यधिक वर्षा होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र में होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में ही होता है, याद रखना, पहाड़ी क्षेत्र में ही बादल फटते हैं, में ही बादल फटते हैं, बादल फटते हैं। और आपको एक चीज का और याद रखना है
कि जो ये बादलों का फटना है ये पर्वतकृत वर्षा का ही उदाहरण है, पर्वतकृत वर्षा का उदाहरण है। तो अत्यधिक वर्षा का होना, पहाड़ी क्षेत्र में बादल फटते हैं, पर्वतकृत वर्षा का होना, और अधिक वर्षा कम क्षेत्र में होना, कम क्षेत्र, इसका क्षेत्र सीमित होता है, कम क्षेत्र में हो, अधिक वर्षा हो और कम क्षेत्र में हो। तो एक बात याद रखिए, यहां से हम क्या सीखे, पर्वत से टकराने के बाद जब बहुत भयंकर बादलों को लिए हुए, जलवाष्प को लिए हुए वायु राशियां एक स्थान पर, छोटे स्थान पर एकत्र हो जाती हैं और छोटे स्थान पर एकत्र होने के बाद वो ऊपर उठ जाती हैं और छोटे स्थान पर एक साथ भयंकर बारिश करती हैं, उसको कहते हैं बादल फटना, उसको कहते हैं बादल फटना। विज्ञान की भाषा में यदि हम इसको समझने का प्रयास करें तो ये माना जाता है कि एक छोटे स्थान पर, एक छोटे इलाके में यदि 1 घंटे के अंदर, छोटे इलाके में 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर यदि 1 घंटे के अंदर यदि 10 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए या इससे ज्यादा वर्षा हो जाए, उसको बादलों का फटना कहते हैं। भारत में हाल ही में बादलों के फटने की कई घटनाएं हुई हैं। भारत में ज्यादातर बादलों के फटने की घटना पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं, हिमाचल प्रदेश में होती हैं और उत्तराखंड में होती हैं। उत्तराखंड में कई बार बादल फटने के कारण बहुत भयंकर बाढ़ भी आई है। ऐसी भयंकर बाढ़ का मतलब इतनी भयंकर बाढ़ कि कुछ नहीं बचा होता, इतना भयंकर पानी बरसता है एक साथ। याद रखना है, तो छोटे स्थान पर होता है बादल फटने की घटना, एक सीमित क्षेत्र में भयंकर बारिश का होना, बादलों से, पहाड़ों से टकराने के बाद एक साथ ऊपर वायु उठ जाती है और बहुत छोटे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बादल एकत्र हो जाते हैं, और उससे जो भयंकर बारिश होती है उसको कहते हैं बादलों का फटना। तो मित्रों, कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। संबंधित टॉपिक है ये आज का, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लगे रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सारी क्लासेज में नोट्स बनाइए। जय हिंद।